हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज हमें समझना है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, और जिसमें डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन को आज हमें सबसे पहले समझना है। राइट। सो दो पार्ट में मैं एजुकेशन का डेवलपमेंट सिखाऊंगा, उसके बाद फर्दर और जो डेवलपमेंट्स हुई है आगे आने वाले पार्ट्स में हम कवर करेंगे। लेकिन आज के सेशन को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, प्रीवियस सेशंस अगर आपने फॉलो नहीं किए हैं अभी तक, सो मेक श्योर ईच एंड एवरी प्रीवियस सेशन को फॉलो करें। कॉन्सेप्ट चैनल पर एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर की सीरीज आपको मिल जाएगी मेरे नाम से। मेक श्योर कि आप उन सभी सेशंस को देखें, उनमें जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। ऑलराइट। उसके अलावा सभी स्पेशल क्लासेस के साथ आप जुड़े। आप अगर अनअकैडमी के पोर्टल पर जाएंगे आपको मेरे नाम से प्रोफाइल मिल जाएगी विशाल चौहान, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। राइट। ताकि आपको मेरी सभी स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहे। इन स्पेशल क्लासेस में मैंने पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करवाई, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने 20-25 साल के किए, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ सेशंस कवर किए, और अब हम हिस्ट्री ऑप्शनल के सेशंस कर रहे हैं। सो मेक श्योर अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जीएस 1 के लिए तो आप प्रिपेयर करेंगे ही, और हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर 2 के जो सेशंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के, वो जीएस 1 के लिए सर्व करेंगे। सो मेक श्योर कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज के साथ जरूर जुड़े। सभी अपडेट आपको मिलेंगे अगर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेते हैं तो। उसके अलावा अगर आप स्पेशल क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं अभी तक, तो आपको स्पेशल क्लासेस के फीचर्स नहीं पता होंगे। स्पेशल क्लासेस में मैं लाइव आता हूं, जिसमें हम इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। आपके डाउट्स आप जो है वो अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं डाउट्स जो है वो लाइव क्लास में रिजॉल्व करता हूं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो है उसमें पोल्स वगैरह कंडक्ट करवाता हूं मैं, तो आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर भी काम करते हैं। उसके अलावा आपको सभी अपडेट्स मिलती हैं, तो आप कभी भी कोई भी सेशन मिस नहीं करेंगे। नोट्स आप प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हैं, और किसी भी सेशन को आप कभी भी बैठकर देख सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो। राइट। और मतलब जितनी मर्जी चाहे बार उतनी बार आप एक सेशन को देख सकते हैं। तो ये स्पेशल फीचर्स के, स्पेशल क्लासेस के फीचर्स हैं। मेक श्योर कि आप स्पेशल क्लासेस में आएँ और अटेंड करें, और हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज के साथ ज़रूर जुड़ें। राइट। लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा यूपीएससी सीएससी थरो प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेज, और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट। प्लस से ऑलवेज बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि 1 साल या उससे ऊपर के प्लान को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइड मिलता है, आप जितने भी टेस्ट देंगे उनका एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर तो जरूर प्रोवाइड किया जाएगा आपको। उसके अलावा आप ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए कार्निवल शुरू होने जा रहा है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कॉम्बो ऑफर लें। 10% डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज कीजिएगा, चौहान सर हिस्ट्री। इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपका मौका मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। ये जीएस ऑप्शन, जीएस क्या बोलते हैं, प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो ऑफर भी है, और जीएस और आइकॉनिक प्लान्स को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। राइट। उसके अलावा एम फॉर सक्सेस इन यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी समिट प्रोग्राम जो है वो शुरू होने जा रहा है। मेक श्योर आप एनरोल करें, कोड यूज कीजिएगा मेरा, चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है अनअकैडमी कॉम्बैट। इस संडे मेगा कॉम्बैट टेस्ट होने जा रहा है 8 अगस्त को। 1000 लकी विनर्स को एक्साइटिंग गिफ्ट मिलने जा रहे हैं। टॉप रैंकर्स को स्कॉलरशिप्स मिलने जा रही हैं। 4 करोड़ के पूल में से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मेक श्योर यू एनरोल बाय यूजिंग माय कोड, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा आई ड्रीम इनिशिएटिव है, फ्रीडम ऑफर आपको मिल रहा है, फ्लैट ऑफ है। ठीक है। 1 साल के कॉम्बो प्लान पर 27,500 ऑफ, नया प्राइस है 49,679। ठीक है। 2 साल के प्लान पर 40,000 ऑफ, नया प्राइस है 71,801 रुपीज। 3 साल के प्लान पर 52,000 ऑफ है, नया प्राइस है 87,267। सो 5 से 18 अगस्त के बीच में आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और मेक श्योर कि आप इन डिस्काउंट्स को एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि फ्लैट ऑफ तो है ही, प्लस उसके साथ आपको ये कॉम्बो ऑफर पर है, जीएस और ऑप्शनल की सीरीज भी मिल रही है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, और स्टडी मटेरियल भी है, और कोर्सेज तो हैं ही ऑब्वियसली। राइट। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। उसके अलावा ऑप्शनल कार्निवल 11 अगस्त, 18 अगस्त, इन सभी सब्जेक्ट्स पर ऑप्शनल की सीरीज शुरू होने जा रही है। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और शुरू करें अपने ऑप्शनल की जर्नी को। ठीक है। उसके अलावा ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 15,000 की वर्थ की है, लेकिन अगर आप 1 साल या उससे ऊपर के प्लान का कॉम्बो ऑफर भी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये साथ में मिलेगी। राइट। उसके अलावा प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। पहले
GS प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो ऑफर 57.5K का पड़ता था, अभी फिलहाल वो लिमिटेड टाइम के लिए 49.6K का है, लेकिन फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप 2 साल या उससे ऊपर का प्लान लेते हैं तो अनअकैडमी एश्योरेंस ऑफर, CSE एश्योरेंस आपको मिलता है कि अगर 2 साल में भी आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है तो अनअकैडमी आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन और प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा मेंटरशिप डेज एक और इनिशिएटिव है अनअकैडमी का। अगर आप आइकॉनिक GS परचेज करते हैं और उस पर आप 2,000 रुपये और पे करते हैं इंस्टेड ऑफ 27,500, तो आइकॉनिक GS प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है। साथ में आपको प्रीलिम्स और मेंस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, कोर्सेज तो मिलेंगे ही, राइट। सो बहुत अच्छे डिस्काउंटेड ऑफर्स चल रहे हैं इस समय, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। उसके अलावा UPSC CSE महा सब्सक्रिप्शन ऑफर है। 1 साल का प्लान मेंस 2022 तक वैलिड, 2 साल का प्लान मेंस 2023 तक वैलिड। और उसके अलावा 80 टेस्ट एवरी ईयर आप दे सकते हैं। GS प्री प्लस मेंस की ये सीरीज है 80 टेस्ट एवरी ईयर, जिसकी कॉस्ट है 30,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का प्लान लेते हैं तो आपको ये साथ में मिलती है। और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो लोन प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी आपको, जिसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, राइट। हर नई वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर आप लोन का प्रोसीजर चेकआउट करें। 20 बुक्स का सेट अवेलेबल है जिसकी वर्थ है 10,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का प्लान लेते हैं तो आपको ये साथ में मिलती है। प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर MCQ बैचेस फॉर UPSC CSE शुरू हो रहे हैं। उसके अलावा 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस शुरू हो रहे हैं। मेक श्योर कि आप इन बैचेस के साथ जुड़े। फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पाथफाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर। अनलॉक करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। और कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है मेरी किसी भी वीडियो में इनअप्रोप्रिएट कंटेंट का मैंने यूज किया तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हर नई वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है, अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट। 4 करोड़ की पूल से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये टेस्ट अवेलेबल है। अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर आप ये टेस्ट को दे सकेंगे। 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस आपको कवर करने होंगे। टू एनरोल मेक श्योर यू यूज माय कोड, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडे सेशन। आज हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, जिसमें सबसे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन समझेंगे, ठीक है। सो जो प्रेजेंट डे का एजुकेशन सिस्टम है, राइट, यानी कि मॉडर्न इंडिया का या पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम रहा या 21st सेंचुरी तक का जो एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, बट स्टिल ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी तक हम कैसे पहुंच सके, राइट। और सो दैट मीन्स हमें मॉडर्न टाइम्स का यानी ब्रिटिशर्स के टाइम का डेवलपमेंट देखना है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड है। मेडिवल टाइम्स या उससे पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको फर्दर, यानी कि जो इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम था या जो नेशनल एजुकेशन थी, वो इतने बड़े लेवल पर प्रमोट नहीं हो सकी। ब्रिटिशर्स द्वारा सेटअप जो एजुकेशन सिस्टम है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में अडॉप्ट किया गया मोस्ट पार्ट पे, राइट। मतलब जो नेशनल एजुकेशन है या जो इंडिजिनस एजुकेशन है वो भी चल रही है, ऐसा नहीं है। गुरुकुल्स आज भी एक्टिव है, या बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो पुरानी एजुकेशन को आज भी कैरी करते हैं, मदरसे हैं, बहुत सारे गुरुकुल्स हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो सेटअप है इंडिया में वो ब्रिटिशर्स की ही देन है, ठीक है। तो हमें यह समझना है कि ब्रिटिशर्स की जो देन है जितनी भी हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो प्रेस हो, सिविल सर्विसेज हो, पुलिस सर्विसेज हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूशनरी हो, ये सारे कितने हद तक हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में फायदेमंद रहे और नुकसानदेह हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हमें इनके समझने हैं। सभी जितने भी सिस्टम्स अंग्रेज तैयार करके गए हैं मॉडर्न इंडिया के लिए, राइट, वो प्रोज एंड कॉन्स, उनके जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं प्रेजेंट डे इंडिया की सिचुएशन या पोस्ट इंडिपेंडेंट, थ्रू आउट पोस्ट इंडिपेंडेंट जो भी सिचुएशन रही इंडिया की, प्रोज एंड कॉन्स हमें समझने हैं अच्छे से, राइट। सो एजुकेशन को समझते हैं आज हम। सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट, और फिर फाइनली लास्ट जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसके लास्ट में हम एक असेसमेंट तैयार करेंगे, ठीक है। सो मैनी डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड लेफ्ट एन इनडेलिजिबल, यानी कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको वॉश आउट नहीं किया जा सकता, imprint on the fate of our nation and also guided the further development after independence. So जैसे कि अंग्रेजों ने अपना लेजिस्लेशन सिस्टम, राइट, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना एस्टेब्लिश, यानी कि अंग्रेजों द्वारा एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरा का पूरा। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मतलब, जुडिशरी, एग्जीक्यूशनरी, लेजिस्लेशन जो सेटअप करके गए अंग्रेज। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो अंग्रेज सेटअप करके गए हैं, राइट, इनका बहुत बड़ा असर रहा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, और हम इसे पूरी तरह हटा नहीं सकते, ठीक है, हटा नहीं पाए हैं अभी तक। और पूरी तरह हटाना
इंडियन मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट्स की स्कीम्स रही भी नहीं या उनका मोटिव रहा भी नहीं कि अंग्रेजों द्वारा सेटअप किया गया सिस्टम पूरी तरह हटाया जाए, उसको अपने लिए मॉडिफाई किया जाए, अपने प्रॉफिट के लिए मॉडिफाई किया जाए। क्योंकि अंग्रेजों द्वारा सेटअप जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मतलब जितना भी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेशन जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो सब कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए था, अंग्रेजों के इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए था। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में उसे भारतीयों के इंटरेस्ट में कैसे घुमाया गया वो हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमें यह समझना है कि अंग्रेजों ने अपने समय में रहते रहते क्या क्या एजुकेशन के लिए डेवलपमेंट्स करी, ठीक है। और ये बात हमें सबसे पहले समझ लेनी चाहिए कि वो सब कुछ अपने फेवर के लिए कर रहे थे, अपना कॉलोनियल इंटरेस्ट, अपना इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए फॉर द मोस्ट पार्ट, या मैक्सिमम टाइम्स, राइट, कह सकते हैं। कुछ उन्हें मजबूरन प्रोग्रेसिव फैसले भारतीयों के फेवर में भी लेने पड़े, ठीक है, समझेंगे आज उन्हें आगे। These developments spanning from the field of education to governance were primarily guided by colonial interest and had their pros and cons. So education से लेकर governance का हिस्सा क्या आ गया, एग्जीक्यूशनरी, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, ये सब जो है वो इनमें जो भी डेवलपमेंट्स किए अंग्रेजों ने वो अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए किए। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में उसके प्रोज एंड कॉन्स रहे, वो हमें समझने हैं, ठीक है। आज हम सबसे पहले देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। द ब्रिटिश रूल इज सेड टू हेरल्ड अ न्यू एरा इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, राइट। इस स्टेटमेंट का मतलब बेसिकली क्या है कि जो प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम है वो अंग्रेजों की देन है। जो उससे पहले मिडिवल टाइम्स या एंशिएंट टाइम का एजुकेशन सिस्टम है वो इतने बड़े लेवल पर कैरी नहीं हुआ मॉडर्न टाइम्स में, राइट। Though the steps taken by British in this direction were meant to serve their own interests, but a section of educated Indians used the modern ideas of liberty, democracy, nationalism, etc. to liberate India from the clutches of British rule. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंग्रेजों ने अंग्रेजी माध्यम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, इंग्लिश मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया इंडिया में, ताकि बिल्कुल अगर मैं मोटा मोटा हिसाब बताऊं, ताकि उनको सस्ती लेबर मिल जाए इंडिया में, राइट, सस्ता क्लरिकल वर्कफोर्स मिल जाए इंडिया में, ताकि उनको क्लरिकल काम या जो सबॉर्डिनेट लेवल के काम हैं उनको वो करवाने के लिए यूरोप से लोग ना बुलवाने पड़े, ठीक है। वो केवल ऑफिसर्स को अपॉइंट करें यूरोप से लाकर, और जितना भी क्लरिकल काम है वो सब इंडियन से करवाएं। तो पहली चीज तो ये। दूसरा, उनको एक लॉयलिस्ट वर्ग चाहिए था, एक मिडिल क्लास डेवलप करना था जो कि उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करे। 1813 के बाद उनको कंज्यूमर्स भी तो चाहिए थे ना इंडिया में, राइट। सो काफी सारे मोटिव्स थे, मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में समझाए हैं कि क्यों इंग्लिश एजुकेशन को लेकर आए अंग्रेज, राइट। उनके इकोनॉमिक उनके पॉलिसीज और पॉलिटिकल पॉलिसीज के साथ मैंने जोड़ा है, राइट। उनको अपने प्रोडक्ट, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लंदन में आया वो जो प्रोड्यूस है उसको बेचने के लिए इंडिया में ऐसे मतलब ऐसे लोग चाहिए थे जो कि वेस्टर्न शर्ट पैंट को पहने। उसके लिए उनको ऐसा एजुकेशन सिस्टम, ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ा, ऐसा सोशल, एक अलग से सोशल क्लास, एक मिडिल क्लास डेवलप करनी पड़ी जो कि अंग्रेजों का कपड़ा पहनना जो है वो बहुत बढ़िया चीज समझ रहा था, राइट। समझ रहे हैं, तो अंग्रेजों के फेवर में है ना वो। जरूरी नहीं है कि सभी लोग बहुत बढ़िया समझे अंग्रेजों का कपड़ा पहनना, बट एक मेजॉरिटी अगर क्लास या खासतौर पे अपर क्लास अगर ऐसा समझ रही है तो धीरे धीरे लोअर क्लासेस भी समझने लगेंगी या नीचे के सोसाइटी के वर्ग भी समझने लगेंगे। इस थ्योरी को आगे समझेंगे क्या है ये। तो एजुकेशन में मतलब अपना एजुकेशन सिस्टम लाना इंडिया में, उसके कई फायदे हुए अंग्रेजों को। कॉलोनियल इंटरेस्ट यानी कि पॉलिटिकल, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल हुआ, राइट। लेकिन भारतीयों ने इस्तेमाल कैसे किया उनका, देखिए। अब मिडिल क्लास एजुकेट हुआ तो सारा का सारा मिडिल क्लास तो ऐसा नहीं था ना कि अंग्रेजों का लॉयल बनकर बैठ जाए। कुछ लोग खुददार भी थे, उनका जमीर कटोच रहा था उन्हें, ठीक है। तो जो ऐसे खुददार लोग थे, नेशनलिस्ट लोग थे, जिनको ऐसा लगा कि हमें जो ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी के जो आइडियाज हैं ये भारतीयों को समझाने चाहिए, ठीक है, ताकि ये अंग्रेजों के चंगुल से छूटे। तो हमें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, फिर रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस देखने को मिलते हैं, फिर हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट डेवलप होता हुआ नजर आता है, राइट। सो आई होप अगर आप मेरे पिछले सेशंस थॉरली फॉलो करते आ रहे हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे होंगे, ये कहानी आपके सर से ऊपर नहीं गुजर रही होगी, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, अर्ली डेवलपमेंट्स देखते हैं सबसे शुरुआत में, ठीक है।
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मल शासन 1773 के बाद आप कह सकते हैं एस्टेब्लिश हुआ, जब बंगाल में गवर्नरशिप, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश किया गया, राइट, और रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर उसके बाद से अंग्रेजों ने मतलब ब्रिटिश क्राउन ने कोशिश करी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दिया जाए, और यहां पर अगर उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, ठीक है, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो सबसे पहली चीज जो उनके मन में ख्याल आई वो ये है कि हमें भारतीयों के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। एक कहावत है ना कि दुश्मन को जीतना है तो उसके बारे में जानो। तो अगर भारत पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर अगर अपना पॉलिटिकल वर्चस्व फहराना है अंग्रेजों को, तो भारतीयों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो वही अर्ली डेवलपमेंट्स में हुआ। शुरुआत में जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इंडिया की जो जनता है उनकी जड़ें पकड़ी, और उनको ये समझ आया कि इनकी जड़ें जो है ना, इनके रिलीजियस ओवरटोन्स में छुपी हैं कहीं ना कहीं। तो रिलीजियस जितना भी लिटरेचर है उसको खंगाल खंगाल कर रिलीजियस लिटरेचर की ट्रांसलेशंस क्रिएट की गई, ठीक है, प्रीस्टली क्लास को अपने साथ जोड़ने का काम करा, और एक ओरिएंटलिस्ट अप्रोच जो है वो डेवलप हुई, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अर्ली डेवलपमेंट्स में चार्ल्स ग्रांट, अ कंपनी सिविल सर्वेंट, केम अप विद द आइडिया ऑफ लेइंग अ थ्रेड ऑफ इंग्लिश टीचिंग स्कूल्स अक्रॉस द कंट्रीज। सो अंग्रेजी में पढ़ाना, देखिए 1773 के बाद दो तरह के व्यू पॉइंट्स थे जिनके बीच आपस में कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। एक थे ओरिएंटलिस्ट, दूसरे थे एवलेंजिस्ट, ठीक है। एवलेंजिस्ट थे ऐसे, मतलब ऐसे स्कॉलर्स थे जो चाहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजी में सभी वेस्टर्न आइडियाज या वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए, और ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि सभी वेस्टर्न आइडियाज और वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए भारतीयों को, लेकिन उनकी वर्नैक्युलर भाषा में, उनकी नेटिव भाषा में, यानी कि अरबी, फारसी, हिंदी में दी जाए उन्हें, राइट। ही प्रोपगेटेड his view that English will be the most apt medium for promotion of education in India. So यानी कि अंग्रेजों की इंग्लिश प्रमोट करने की तरफ से चार्ल्स ग्रांट आते हैं। he is considered as the father of modern education in India, right? मॉडर्न एजुकेशन का फादर चार्ल्स ग्रांट को माना गया है, ठीक है। किसने माना है? अंग्रेजों ने ही मान लिया खुद ही, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं। अब ये एवेलेंजिस्ट है, इनकी बात बाद में करेंगे क्योंकि 1813 के बाद एवेलेंजिस्ट स्ट्रांग हुए, लेकिन 1773 से 1833 तक ओरिएंटलिस्ट का पलड़ा भारी था। सबसे पहले ओरिएंटलिस्ट गवर्नर जनरल बंगाल के खुद कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नरशिप दी गई बंगाल की, ठीक है, गवर्नर जनरल बने वो, और उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि अब बंगाल और उसके आसपास का रीजन जितना भी कंपनी के कंट्रोल में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशनली चल रहा था फारसी भाषा में, ठीक है, और लोकल लोग अरबी भाषा भी जानते थे, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था पूरा का पूरा फारसी भाषा में। दैट मीन्स अगर वॉरेन हेस्टिंग्स को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त तरीके से एफिशिएंटली चलाना है तो फारसी की नॉलेज इनके खुद के ऑफिसर्स को होनी चाहिए। सो इस काम को करने के लिए उन्हें सबसे पहले एक ऐसा इंस्टीट्यूशन सेटअप करना पड़ा जो कि उनके खुद के कंपनी के सर्वेंट्स को फारसी में एजुकेट करे ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद चला सके, राइट। भारतीयों की मदद ना लेनी पड़े, यानी कि ट्रांसलेटर्स की मदद ना लेनी पड़े। ट्रांसलेटर्स वाला जो पूरा फंडा था वो बहुत ज्यादा करप्ट था, राइट। वॉरेन हेस्टिंग्स एस्टेब्लिश्ड कैलकाटा मदरसा इन 1781 टू प्रोवाइड कंपनीज इंडियन ऑफिशियल्स विद द वर्किंग नॉलेज ऑफ पर्शियन which was a language of courts at that time। तो इसीलिए कैलकाटा मदरसा एस्टेब्लिश किया गया। प्रेजेंट डे में कैलकाटा मदरसा को किस नेम से जाना जाता है? आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे। कैलकाटा मदरसा के लिए और नाम जो है वो कैलकाटा इस्लामिक कॉलेज या कैलकाटा मुहम्मदन कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था, बट इट वॉज फेमसली नोन एज कैलकाटा मदरसा बिकॉज मदरसा जो है वो फारसी या अरबी भाषा में पढ़ने के लिए जो इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे उसको मदरसा कहा जाता था, राइट। आज भी कहा जाता है इनफैक्ट। सो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कैलकाटा मदरसा 1781 में एस्टेब्लिश कर दिया। क्यों किया? आपको समझ आया आज कॉन्सेप्ट, राइट। उसके बाद विलियम जोन्स आते हैं, फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784, ऑब्वियसली अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स खुद एस्टेब्लिश कर रहे थे, लेकिन विलियम जोन्स को उन्होंने इन्वाइट किया कि आप आकर एस्टेब्लिश करें, क्योंकि विलियम जोन्स जो है वो बड़े लिटरेरी स्कॉलर थे वॉरेन हेस्टिंग्स से, ठीक है। which took important steps to initiate the study of ancient
इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, और यहां से शुरू होती है कहानी, अपने दुश्मन को जानो, भारतीयों को जानो, ठीक है, भारतीयों का इतिहास भारतीयों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना कि हमने लिटरेरी वर्क्स पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, थोड़े दिनों पहले आर्ट एंड कल्चर में, तो मैंने आपको, या उससे पहले जो हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज है मैंने उसमें भी आपको समझाया था कि जितने भी लिटरेरी सोर्सेज हैं एंशिएंट इंडिया के, वो इंटरपोलेशन से ग्रस्त हैं, है ना। यानी कि बहुत लंबे समय में, अगर आप धर्म शास्त्रों की भी बात करें तो लगभग पूरे 1 मिलेनियम, ठीक है, जो सीई कॉमन एरा वाला जो पहला मिलेनियम है, इस पूरे मिलेनियम में मिलाकर वो धर्मशास्त्र जो हैं वो पूरी तरह कंपाइल हुए। दैट मीन्स उसमें बहुत सारे इंटरपोलेशंस हैं। तो दैट मीन्स अगर आप मानव धर्मशास्त्र या मनुस्मृति को भी अगर उठाते हैं तो उसकी भी आपको सैकड़ों वर्जन, सैकड़ों जो है वो कॉपियां मिल जाएंगी पूरे इंडिया में, राइट। अगर आप भगवत गीता उठाते हैं तो भगवत गीता की भी कई सारी कॉपीज आपको इंडिया में मिल जाएंगी उस समय की। तो ये अंग्रेजों के सामने एक बड़ी चुनौती थी और ये बहुत फायदेमंद रहा उनके लिए कि इतनी सारी कॉपीज में से उन्होंने छांट कर ऐसी कॉपीज को ट्रांसलेट करवाया, भगवत गीता या मनुस्मृति या कुरान या हदीस की ऐसी कॉपीज को ट्रांसलेट कराया जिनसे ज्यादा से ज्यादा उन्हें फायदा हो, ठीक है, और वो कम्युनल डिसहार्मनी फैला सके भारत में। हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और क्रिश्चियन इतिहास नहीं, फिर ब्रिटिश इतिहास में बांट सके भारत के हिस्ट्री को, ठीक है। सो विलियम जोन्स आता है यहां पर खेल में। सर विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 व्हिच टुक इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू इनिशिएट द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर स्टडी। सो यहां से ओरिएंटलिस्टिक स्टडी जो है वो शुरू होती है, राइट। ये है उस समय का कैलकाटा मदरसा, जो कि आज आप मुझे बताएंगे कि किस कॉलेज के नाम से जाना जाता है। He published a journal called Asiatic Researches which highlighted the glorious past of India। अब यहां पर देखिए पास्ट को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, लेकिन एशियाटिक यहां पर ना कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया गया कि एक साइड हिंदू जो पास्ट है उसको ग्लोरीफाई नहीं किया गया, अभी मुस्लिम पास्ट को ग्लोरीफाई किया गया, क्योंकि इनके पास ज्यादा इजीली अवेलेबल जो है वो मुस्लिम डॉक्यूमेंट्स थे। हिंदू डॉक्यूमेंट्स या मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो दे वर डीप बेरिड अंडर द टेंपल्स, राइट। वो मंदिरों में डीपली बरिड थी, वो धीरे धीरे जो है वो बाहर निकाली गई हैं। In November 1784, Charles Wilkins, a member of Asiatic Society of Bengal, translated Shrimad Bhagavad Gita in English from Sanskrit for the first time। बहुत इंपॉर्टेंट, 1784, चार्ल्स विल्किंस, डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। सब्सिक्वेंटली इट ट्रांसलेटेड हितोपदेश इन 1787। बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ल्स विल्किंस ऑल्सो ट्रांसलेटेड हितोपदेश। हितोपदेश क्या है? बेसिकली मोरालिटी पर स्टोरीज हैं बहुत सारी। इसके ऑथर कौन है, ये टॉपिक, ये पॉइंट अभी डिस्प्यूटेड है, राइट। 1789 विलियम जोन्स पब्लिश द इंग्लिश ट्रांसलेशन कालिदास अभिजन शकुंतलम। सो कालिदास की अभिजन शकुंतलम, आप मुझे बताएंगे क्या ये पोएम है या ये प्ले है, ठीक है। इज इट अ पोएम और इज इट अ प्ले? अभिजन शकुंतलम विलियम जोन्स ने 1789 में ट्रांसलेट किया। उसके अलावा गीत गोविंद, मैंने आपको कई बार गीत गोविंद के बारे में बताया है कि गीत गोविंद में जो पोएम्स लिखी गई हैं उनको राग के साथ जोड़कर जो है वो कई रास लीलाएं लिखी गई हैं, ठीक है, या कई रास लीलाएं परफॉर्म की जाती हैं, या कई क्या बोलते हैं डांस फॉर्म में या थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज में गीत गोविंद का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। आप मुझे एग्जाम्पल्स बताएंगे तुरंत कमेंट में, कनेक्ट करेंगे आप। He also undertook the project of translating Manusmriti into English, which was published after his death as Institute of Hindu Law, मानव धर्म शास्त्र, in 1794। अब ये है समस्या, मनुस्मृति की एक कॉपी नहीं, मनुस्मृति की बहुत सारे वर्जन्स थे, सैकड़ों में आप कह सकते हैं, ठीक है। उन सैकड़ों वर्जन्स में से कौन से वर्जन उन्होंने छांट कर मनुस्मृति जो है वो ट्रांसलेट करवाई है, ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, राइट। उन्होंने ऐसे वर्जन छाटे जो कि उनके लिए मोस्ट बेनिफिशियल रहे। सो ओरिएंटलिस्ट के ऊपर ये एक सवाल बनता है कि उन्होंने इंडियन प्रीस्ली क्लास, दोनों मौलवी वर्ग भी और ब्राह्मण वर्ग भी, दोनों को अपने पास बुलाया और उनसे उनकी जो है वो
क्या बोलते हैं लिटरेरी वर्क्स मंगवाए और अपनी तरफ से उनको ट्रांसलेट करवाया। और जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारी इंटरपोलेशंस हैं, बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, किस वर्जन को ट्रांसलेट करवाया ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट का पॉइंट है, राइट। क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जब आप अच्छे से समझेंगे ना, अगर आप मतलब जैसे क्या बोलते हैं, अगर आप विलियम जोन्स द्वारा ट्रांसलेटेड मनुस्मृति को अगर आप पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे कि किसी एक वर्जन से पॉइंट नहीं डला है यहाँ पर, बहुत सारे वर्जन से अपने फायदे के लिए जो जो पॉइंट उन्हें दिखता है वो डालते गए। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, ब्रिटिशर्स ने अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जुडिशरी और पुलिस सर्विस डेवलप कर रहे थे वो उस टाइम। और उनका कॉलोनियल इंटरेस्ट क्या था? लैंडलेस मजदूर यानी प्रोलेटरेट खड़े करना, ताकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए तो वो भर भर के उनको प्लांटेशंस में मतलब धकेलें और उनसे इंडेंचर्ड लेबर करवाया जाए। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन था जिसके लिए जुडिशरी और पुलिस सर्विस को सेटअप कर रहे थे। और भारतीयों के ऊपर अगर उनको रूलिंग देनी है तो भारतीयों में मतलब इंडियंस के ऊपर अगर रूलिंग देनी है तो उनके कानून यूज करने पड़ेंगे, मुस्लिम्स के ऊपर रूलिंग देनी है तो शरिया का यूज करना पड़ेगा। दोनों की ट्रांसलेशंस उन्होंने अपने हिसाब से करवाई ताकि उनके कॉलोनियल इंटरेस्ट फुलफिल हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए समझना, राइट। विलियम जोन्स एंड विल्किंस टुगेदर आर रिगार्डेड एज फादर ऑफ ओरिएंटल स्टडीज इन इंडिया। ठीक है, तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि दैट दे ट्रांसलेटेड भगवत गीता एंड भगवत गीता गॉट पॉपुलर इन वेस्टर्न कंट्रीज और बहुत लोगों ने फॉलो किया। लेकिन पॉइंट ये है कि भगवत गीता के कौन से वर्जन को उन्होंने क्या बोलते हैं ट्रांसलेट करवाया, या मनुस्मृति या अन्य जितनी भी धर्मशास्त्रों को उन्होंने ट्रांसलेट कराया, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, ठीक है, इन सब स्मृतियों को उन्होंने जो ट्रांसलेट करवाकर इनको कोर्ट्स में यूज करवाया है। ठीक है, तो कौन से वर्जन्स को, क्योंकि बहुत जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है उसमें जो प्रॉपर्टी के असेशन के राइट्स हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है कि केवल ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलेंगे, अडॉप्टेड सन को नहीं मिल सकता। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट उठाए उन्होंने, जिसके आधार पर फिर बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बनाई गई। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो आप ही की स्मृति में लिखा हुआ है कि आप अडॉप्टेड सन को मतलब हेयर जो है वो नहीं घोषित कर सकते, और अगर आपका खुद का लीगल सन नहीं है या आपकी खुद की संतान नहीं है, हेयर नहीं है आपका, तो आपका शासन जो है वो रद्द घोषित हो जाता है। उस आधार पर उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया था। ठीक है, और भारतीय शासकों के मुंह पर उन्होंने उन्हीं की किताब रख दी थी कि देखो अपनी खुद की मनुस्मृति में पढ़ लो, ठीक है, या खुद की याज्ञवल्क्य स्मृति में पढ़ लो। लेकिन मैंने आपको कहा ना बहुत सारे वर्जन हैं, रीजनल वर्जन बहुत सारे थे इन किताबों के, राइट। इन 1791 ब्रिटिश रेजिडेंट जॉनथन डंकन, देखिए यू विल रिमेंबर द नेम्स एंड द फैक्ट्स एसोसिएटेड विद देम, राइट। विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किन, वॉरेन हेस्टिंग्स, जॉनथन डंकन, और इन्होंने क्या क्या किया है उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट्स तो आपको मैं समझा ही रहा हूं, राइट। एफर्ट्स लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज इन बनारस। अब बंगाल से बनारस की तरफ बढ़ने लगे, बनारस में संस्कृत कॉलेज एस्टेब्लिश किया, बंगाल में कलकत्ता मदरसा एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ लर्निंग द रिलीजन, लिटरेचर एंड लॉज ऑफ हिंदूज 1791 में, राइट। देखिए यहां पर हिंदू लॉज को स्टडी करने के लिए इधर से जो है वो मनुस्मृति या अन्य कई स्मृतियों की जो है वो निकल कर आई हैं ट्रांसलेशंस, राइट। इन बंगाल विलियम कैरी, वर्ड एंड मार्शमैन केम टू लिव इन अ डच सेटलमेंट इन सीरमपुर। सीरमपुर आप जानते हैं डच फैक्ट्री है बंगाल में, द फेमस सीरमपुर ट्रायो कहा जाता है इन्हें। विलियम कैरी, वर्ड एंड मार्शमैन came in light in 1799 when they set up सीरमपुर कॉलेज इन बंगाल। और आप देख रहे हैं लिटरेरी स्कॉलर्स या अन्य जो भी स्कॉलर्स हैं अपने इंस्टीट्यूशंस सेटअप करने की होड़ लग रही है इनमें कि कौन इंस्टीट्यूशन सेटअप करेगा, राइट। कौन इंडियन क्या बोलते हैं लिटरेरी वर्क्स या इंडियन स्टडीज में एक्सेलेंस पाएगा, और कौन अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशंस क्रिएट करेगा जो आगे फिर यूज की जाएंगी जुडिशरी में या एग्जीक्यूशनरी में या लेजिस्लेशन में, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं जॉनथन डंकन बनारस पहुंच गए हैं, इधर फेमस सीरमपुर के ट्रायो ने सीरमपुर कॉलेज एस्टेब्लिश कर लिया है, उससे पहले कलकत्ता मदरसा एस्टेब्लिश हुआ है, राइट। सभी का पर्पस क्या है? सभी का पर्पस है ओरिएंटल स्टडीज, और ओरिएंटल स्टडीज वो क्यों कर रहे हैं? अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सवाल बनता है ये इतना डिटेल में, इतना डीप में जाके या इतना ज्यादा डिस्कशन में मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ऑप्शनल एज वेल एज, ऑप्शनल के लिए तो पढ़ाऊंगा ही अलग से, GS1 के लिए भी अलग से पढ़ाऊंगा,
बट अभी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल रहा हूं क्योंकि GS1 और ऑप्शनल दोनों में सवाल बनते हैं ये, राइट। दिस इज संस्कृत कॉलेज इन बनारस। आप मुझे बताएंगे प्रेजेंट डे किस कॉलेज के नाम से जाना जाता है, या ये बिल्डिंग अवेलेबल है या भी नहीं, राइट। दिस इज संस्कृत कॉलेज प्रेजेंट डे। ये है सीरमपुर कॉलेज बंगाल का, प्रेजेंट डे सीरमपुर कॉलेज इन बंगाल। आप मुझे बताएंगे ये जो बिल्डिंग का फॉर्म होता है इसे क्या कहा जाता है, इस आर्किटेक्चरल डिजाइन को क्या बोलते हैं, राइट। मैंने इस पर टॉपिक कराया था इन 1800। अब आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स आएंगे, कॉर्नवालिस आएंगे, उसके बाद काम जो है वो बड़े लेवल पर वेलेस्ली ने किए हैं। फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज। अब देखिए सिविल सर्विसेज धीरे धीरे काम करने लगी इंडिया में, राइट। 84 के बाद 17 पिट्स इंडिया एक्ट के बाद धीरे धीरे सिविल सर्विसेज स्ट्रांग होने लगी, राइट। तो सिविल सर्वेंट्स के लिए भी तो एक ट्रेनिंग ग्राउंड चाहिए ना भारत में। ट्रेनिंग ग्राउंड का मतलब एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन चाहिए कि इंडियन अफेयर्स में उनको जो है वो कन्वर्जेंट किया जाए। तो उसके लिए लॉर्ड वेलेस्ली फॉर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नॉन मिलिट्री ऑफिशियल्स थॉट इट वाज, नॉन मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए फाउंड किया क्या, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नॉन मिलिट्री ऑफिशियल्स। मिलिट्री ऑफिशियल्स तो ऑब्वियसली इंग्लैंड से ट्रेन होकर आ रहे थे, सिविल सर्वेंट्स बट नॉन मिलिट्री, यानी कि जो मतलब कलेक्टर वगैरह जो बनते हैं, राइट, जज वगैरह जो बन रहे हैं, नॉन मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं। दो इट वाज शट डाउन इन 1802 और फिर ये वापस लंदन में ही खोला गया। आप मुझे बताएंगे लंदन में किस नाम से था वो इंस्टीट्यूशन जहां पर इंडियन सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाता था, राइट। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813 और कहानी जो है वो पूरी पलट जाती है। चार्टर एक्ट 1813 प्रोवाइडेड फॉर स्पेंडिंग ऑफ ₹1 लाख फॉर एजुकेशन इन इंडिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है वो एवेलेंजिस्ट जो है उनको, या क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ करता है कि इंडिया में जाइए और क्रिश्चियनिटी को फैलाना शुरू कीजिए। 1813 वाला जो पूरा डेकेड है, राइट, यानी कि इस पूरे डेकेड में ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी में या ईस्ट इंडिया कंपनी की इकोनॉमिक पॉलिसी में मेजर शिफ्ट आता है। 1857 से 1813 तक इकोनॉमिक पॉलिसी किसकी रही, आप मुझे बताएंगे तुरंत कमेंट में। 1857 से 1813 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको क्या कहा गया है, राइट। फिर 1813 के बाद की 1858 तक की इकोनॉमिक पॉलिसी रही फ्री ट्रेड की। ये जो फ्री ट्रेड की इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, इसमें लंदन में या इंग्लैंड में भारी मात्रा में इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, जिसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए था भारत से या अन्य जितने भी कॉलोनीज थी ब्रिटेन की। तो रॉ मटेरियल भारतीयों से चाहिए, तो अब भारतीयों का विवश किया गया कि वो प्लांटेशंस में, मतलब प्लांटेशन वाले लेवल पे तो चलो फाइनली पहुंचा, लेकिन भारतीयों को विवश किया गया कि अपने खेतों में वो ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स को उगाएं, राइट। और अब जो प्रोड्यूस ब्रिटेन में, मतलब जो कपड़ा ब्रिटेन में बन रहा है भारत से, केवल पहले भारत से प्रिपेयर्ड गुड्स जा रहे थे 1857 से 1813 तक, लेकिन अब 1813 से 1858 तक भारत से कच्चा माल गया, लाइक रॉ कॉटन गया। अब रॉ कॉटन की टी शर्ट्स बन के भारत आई, शर्ट्स बन के भारत आई। अब भारतीय जो धोती कुर्ते में गांव में रहते हैं वो थोड़ी पहनेंगे शर्ट, उनका क्या काम। इसलिए अब ऐसा मिडिल क्लास इंडिया में डेवलप करना था जिसको अंग्रेजों ने अपने पास खींचा कि तुम हमारे पास रहो, हमारे पास रहो और हमारे तौर तरीके सीखो, ठीक है। कैसे सीखो, क्योंकि तुम्हारी सोसाइटी के जो अपर क्लास के लोग हैं, राजा महाराजा वगैरह जो हैं, उन सबको हम अपनी पार्टियों में बुलाएंगे, ठीक है, राइट। और जितने भी जमींदार वगैरह हैं उन सबको हम अपना लॉयल बनाएंगे, ताकि तुम भी उनकी देखा देखी वेस्टर्न ट्रेंड्स जो हैं वो सीखना शुरू कर दो, हमारे एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करना शुरू कर दो, अंग्रेजी में पढ़ाई करना शुरू कर दो और हमारे लिए सस्ते क्लरिकल काम करना शुरू करो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ आए। आगे और डिटेल में करेंगे इन पर डिस्कस। राजा राम मोहन रॉय, डेविड हेयर, सर हाइड पास्ट established Hindu college in 1817 at Calcutta, which was later renamed as Presidency College, ठीक है। हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश हो गया कैलकाटा में 1817 में। अब यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय जैसे जो रिफॉर्मिस्ट हैं वो क्यों अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं, ये बात जो है वो आप मुझे बताएंगे कि और किस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के लीडर ने उठाई क्या बोलते हैं राजा राम मोहन रॉय के खिलाफ।
कि ये क्यों अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं इन सारे फंडे में, ठीक है, ये क्यों अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं इंग्लिश को प्रमोट करने में, हमें नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना है, हम वेस्टर्न एजुकेशन चाहते हैं लेकिन नेशनल एजुकेशन भी साथ में रहे, राइट। सो आंसर है राधाकांत देव साहब, राइट। सो राजा राम मोहन रॉय उन शुरुआती सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट में से एक हैं जो एक बैलेंस क्रिएट कर रहे थे कि अंग्रेजों से ज्यादा यानी वेस्टर्न जो एजुकेशन है या वेस्टर्न जो मॉडर्न आइडियाज है, क्या बोलते हैं, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी के, जस्टिस के, राइट, सोसाइटी में हार्मनी के, इन सब को भारतीय सोसाइटी में अडॉप्ट किया जाए। और जो इंडियन सोसाइटी में केओस फैला हुआ है, खासतौर पे बंगाल वाले रीजन में 18th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल सोशल केओस फैल गया था, उसको ठीक किया जाए, राइट। उसके लिए हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन स्टिल अंग्रेजों का, मैंने आपको बताया ही, देयर ओरिएंटलिस्ट और देयर क्या बोलते हैं, देयर कॉलोनिस्ट और इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट तो यही था कि एक मिडिल क्लास डेवलप की जाए जो उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करे, एक लोअर क्लास डेवलप की जाए जो कि लैंडलेस हो, जो कि उनके लिए केवल कैश क्रॉप्स उगाए, राइट, और वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स के माध्यम से वो मतलब छीन ले वो उनसे टैक्स के माध्यम से, राइट। तो हमें यहां पर 1813 से 1858 तक कई तरह के टैक्सेस भी लगते हुए मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्ट की आपस में लड़ाई आखिर है क्या, ठीक है। नाउ द जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ऑफन कॉल्ड जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक एजुकेशन, वाज फॉर्म्ड इन 1823। अब 1813 के चार्टर में बोला गया कि एजुकेशन पर 1 लाख रुपए खर्चो सालाना, ठीक है, या 1 लाख रुपए दिए गए, राइट। लेकिन इस 1 लाख रुपए खर्चने के लिए पब्लिक इंस्ट्रक्शन, एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन या जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक एजुकेशन 1823 में जाके फॉर्म हुई, ठीक है, जिसके इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशनल पॉलिसीज इन इंडिया, हैड 10 मेंबर्स, ठीक है। और ये जो 10 मेंबर थे, इसमें 2 ग्रुप थे, ओरिएंटलिस्ट और दूसरे एंजलिस्ट, ठीक है। तो ओरिएंटलिस्ट कौन थे? ओरिएंटलिस्ट बेसिकली मैंने आपको बताया, देखिए ओरिएंटलिस्ट कौन है। दे वर सपोर्टर्स ऑफ ओरिएंटल स्टडीज विद एच.टी. प्रिंसेप, हेनरी प्रिंसेप एज इट्स हेड, ठीक है, क्योंकि विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस वो सब निपट लिए थे, ठीक है, और एच.टी. प्रिंसेप इसके हेड थे। और इनका मानना क्या था कि भारतीयों को वेस्टर्न स्टडीज कराओ लेकिन उनकी लोकल भाषा में, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन हमें ज्यादा बड़ा चेंज करना ही ना पड़े, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फारसी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ठीक ठाक है। मुगलों का फारसी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एफिशिएंट था, अगर उसको दुरुस्त कर दिया जाता तो। मैंने आपको बताया ना 18th सेंचुरी में जो केओस फैला था, उससे एडमिनिस्ट्रेशन टूट गया था, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज हो गया था। अदरवाइज मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन काफी एफिशिएंट था, बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन काफी एफिशिएंट था, अगर उसे दुरुस्त कर दिया जाए तो। ओरिएंटलिस्ट यही कह रहे थे कि हम इनको सारी वेस्टर्न स्टडीज देते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी खुद की भाषा में, राइट। They gave primary importance to the study and development of traditional Hindu and Muslim literature. This group accepted the importance of science, but they favored its study in Indian languages. इन्होंने क्या कहा कि भारतीयों को भारतीयों के ही धर्म और धार्मिक स्क्रिप्चर्स और उसके माध्यम से कंट्रोल करेंगे हम, ठीक है, यानी हिंदू और मुस्लिम ट्रेडिशंस के माध्यम से ही, और हिंदू और मुस्लिम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के माध्यम से ही हम अपना जो है वो, देखिए बोथ ओरिएंटलिस्ट एंड एंजलिस्ट दोनों जो है वो क्या चाहते हैं, दोनों ही कम्युनिस्ट, सॉरी नॉट कम्युनिस्ट बट दोनों ही कॉलोनिस्ट जो क्या बोलते हैं एजेंडाज हैं उनको फुलफिल करना चाहते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। ओरिएंटलिस्ट चाहते हैं कि जो बसा बसाया सिस्टम है उसी का ही यूज कर लो, चेंज करने की क्या जरूरत है। एंजलिस्ट कह रहे हैं कि नहीं, बसा बसाया सिस्टम चेंज करना है, हमें अपना सिस्टम डालना है यहाँ पर, राइट, ताकि हम लंबे समय तक कंट्रोल कर सकें। दे वर द सपोर्टर्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड वर लेड बाय लॉर्ड मैकॉले। सो उस साइड हेनरी प्रिंसेप और इस साइड बैठे हैं लॉर्ड मैकॉले। अब लॉर्ड मैकॉले यहीं से ही काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है, 1823 के बाद, और 1831 में जाकर वो प्रिपेयर कर देते हैं अपनी मैकॉले माइन्यूट, जो कि गवर्नर जनरल के सामने रखी जाती है, जो कि उसको गवर्नर जनरल अप्रूवल देते हैं 1835 में जाके। आप मुझे बताएंगे गवर्नर, कौन सा गवर्नर जनरल अप्रूवल देता है उसे, राइट। दिस ग्रुप वाज इन फेवर ऑफ यूजिंग इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन। बीइंग अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, मैकॉले
presented his important and famous report called Macaulay's Minute in Governor General Executive Council in 1831. Governor General Lord William Bentinck accepted the report by Macaulay in 1835. ठीक है, सो लॉर्ड मैकॉले ने अपनी मैकॉले माइन्यूट रखी सामने। मैकॉले माइन्यूट में बेसिक पॉइंट क्या था कि भारतीयों का एजुकेशन अंग्रेजी में दी जाए। ठीक है, ये मोटी मोटी बात थी, राइट। अकॉर्डिंग टू इट, यूरोपियन लिटरेचर हैड टू बी प्रोमोटेड इन इंडिया इन इंग्लिश लैंग्वेज। यूरोपियन लिटरेचर को प्रमोट करना है, इंडियन लिटरेचर को हमें जो है वो ज्यादा बड़े लेवल पर प्रमोट नहीं करना है। हमें यूरोपियन लिटरेचर एज वेल एज जो वेस्टर्न साइंसेज हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रमोट करना है। एक्सक्यूज मी। अब 1813 के बाद रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज देखते हैं। 1813 के बाद एक्लेसियास्टिकल एक्टिविटीज को अप्रूव कर दिया गया, यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज अब धर्म प्रचार कर सकते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया मेड सम इंपॉर्टेंट एफर्ट्स फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। क्या? Though they established a number of English medium schools in India, they criticized the project of imparting education in English to all the masses and regarded it as being impractical. ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिश्चियन मिशनरीज का। अब और ये लॉर्ड मैकॉले का भी था। ठीक है, अब क्रिश्चियन मिशनरीज एज वेल एज लॉर्ड मैकॉले दोनों का ही एक पॉइंट था कि आप सभी भारतीयों को इंग्लिश मीडियम में ट्रेन नहीं कर सकते, आज तक नहीं हो सके, है ना। ठीक है, और ऐसा करना प्रैक्टिकल भी नहीं है, इट इज इम्प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल काम यह है कि आप जो अपर मोस्ट क्लास है ना, इंडिया की जो रूलिंग क्लास है, इंडिया के जो जमींदार हैं, कैपिटलिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, यानी कि इंडिया की जो मलाई है ऊपर की, उसको अंग्रेजी में ट्रेन करो। ओरिएंटलिस्ट ने यही स्टडी किया भारत में कि जो भारतीय अपर क्लास है उनके द्वारा अपनाए गए जितने भी पॉइंट्स हैं, राइट, जो भी सोशल नॉर्म्स, फैशन, ट्रेडिशन, जो भी वो अपनाते हैं, सोसाइटी के ग्रेजुअल जो मतलब अगर सोसाइटी में आप स्टेप बाय स्टेप नीचे जाते जाएंगे तो सभी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे या अडॉप्ट कर लेंगे। दैट मीन्स अगर आप सोसाइटी के अपर वर्ग को इंग्लिश में एजुकेट करते हैं या उनको अपने साथ जोड़ते हैं तो लोअर जो क्लासेस हैं वो अपने आप ही ट्रेंड में सेट होती जाएंगी। ठीक है, द मिशनरीज क्वेश्चन द लॉजिक ऑफ गवर्नमेंट behind ignoring the medium of local languages to impart education to Indians। अब देखिए, क्रिश्चियन मिशनरीज ने कहा कि इम्प्रैक्टिकल है सभी लोगों को ट्रेन करना। उन्होंने कहा कि जो लोकल भाषाएं हैं, जहां तक इंग्लिश की पहुंच बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर आप वर्नैक्युलर में क्यों नहीं एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज themselves supported and promoted education about the western society and English literature only at places where they hoped to find success। They also gave importance to study of modern Indian languages। अब देखिए, सवाल ये पूछा गया है कि जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है इंडिया की, या जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे शहर हैं, वो ज्यादा मॉडर्न क्यों है ईस्टर्न कोस्ट लाइन के मुकाबले। ठीक है, या उसके अलावा जितने भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स रहे मेडिवल टाइम्स के, जो कि फिर बाद में अंग्रेजों ने अपने लिए हॉटस्पॉट्स डेवलप कर लिए, वहीं पर ही क्यों आपको प्रेजेंट टाइम में भी एजुकेशन ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। ठीक है, या ज्यादा बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वहां पर क्यों है। तो उसमें एक जवाब यह है कि जितने उस समय के बड़े हॉटस्पॉट्स थे, पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स थे, जहां पर अंग्रेजों की स्ट्रांग होल्ड थी, वहां पर क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज ज्यादा हुई। उन्होंने वहां पर अंग्रेजी स्कूल ज्यादा खोले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंग्लिश में एजुकेशन देने का उन्होंने काम किया। ठीक है, सो दैट मीन्स जो मान लीजिए बुंदेलखंड, रोहेलखंड और क्या बोलते हैं पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पहाड़ी राज्य, ये सब जो एरिया है, ठीक है, झारखंड और मतलब क्या बोलते हैं ट्राइबल एरिया कह लीजिए, और जो मतलब जो इंटीरियर के जो एरिया जहां तक अंग्रेजों की पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी, राइट, या जो इंडियन स्टेट्स थे, वहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज पहुंचे ही नहीं। ठीक है, वहां पर उन्होंने कहा कि अगर वहां पर इंग्लिश नहीं पहुंच पा रही है तो वहां पर वर्नैक्युलर में पढ़ाना शुरू करें। देखिए, अब ये जो बहस है ना कि इंग्लिश में पढ़ाना है या वर्नैक्युलर में पढ़ाना है ना, ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्ट की बीच की जो बहस है, यही धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में डेवलप होगी कि प्राइमरी एजुकेशन वर्नैक्युलर में, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन इंग्लिश में। ठीक है, और फिर धीरे धीरे टोटल एजुकेशन इंग्लिश में हो जाएगी।
राइट. As a result of their interest and efforts, dictionaries and grammar books were written and Bible was translated into Indian languages. Right? So हिंदी में बाइबल या अन्य इंडियन लैंग्वेजेस में बाइबल लिखी गई और मतलब रीजनल लेवल पर एक्लेसिस्टिकल एक्टिविटीज बढ़ी. द मिशनरीज ऑल्सो डिड सम पायनियरिंग वर्क इन फील्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन. आप मुझे बताएंगे क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ जुड़कर पहली वुमेन इंस्टीट्यूट मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहां पर खुली हैं, या जो शुरुआती रिफॉर्मर्स कौन है वुमेन एजुकेशन के लिए, आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे कौन है वो व्यक्ति. राइट. दे ओपनड स्कूल्स फॉर गर्ल्स, एस्टेब्लिश्ड ऑर्फनेजेस एंड लेड फाउंडेशंस ऑफ होम साइंस एंड वुमेन्स एजुकेशन फॉर मिडल एंड अपर क्लास वुमेन. सो फॉर मिडल एंड अपर क्लास वुमेन खोला वो. ठीक है. अब मुझे बताएंगे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस खुले हैं और बंगाल में भी. राइट. अब मुझे बताएंगे कि किस किसने खोले हैं, भारतीय कौन थे उसमें. राइट. आगे बढ़ते हैं. दिस काइंड ऑफ वर्क बेसिकली स्टार्टेड इन रीजन्स ऑफ बंगाल एंड मद्रास प्रोविंस. नेक्स्ट आएगा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या बोलती है. अब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एक्चुअली मैंने आपको समझा दी है. दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय लॉर्ड मैकॉले. It was based on the principle that the efforts to impart education must be directed towards the uppermost strata of society, and after this class has been educated, the effects of education will automatically permeate to the lower level of society. तो अपर क्लास को पढ़ा दो, लोअर क्लासेस उनको कॉपी करना शुरू कर देगी. जिस तरह संस्कृत को कॉपी करा सोसाइटी के अन्य वर्ग ने और पाली और प्राकृत डेवलप हो गई. ठीक है. उसी तरह अगर आप अपर क्लासेस को पढ़ाएंगे, रॉयल जो क्लासेस है उनके लिए अलग से इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे. ठीक है. बड़ी जो प्रेसिडेंसी की जो सिटीज है वहां पर आप बड़े कॉलेजेस, बड़े यूनिवर्सिटीज को खोलते हैं और बड़े जमींदारों को एजुकेशन, बड़े जमींदारों के बच्चों को एजुकेशन देना शुरू करते हैं. तो सोसाइटी के अन्य वर्ग देखा देखी सीख जाएंगे. इससे होगा क्या, जो अपर क्लास है वो आपका लॉयल बनकर रहेगा और जो उनके देखा देखी जो मिडिल क्लास डेवलप होगा वो आपका होगा कंज्यूमर क्लास. ठीक है. अपर क्लास भी कंज्यूमर होगा लेकिन वो आपका खास लॉयल है. ठीक है. और जो मिडिल क्लास है जिसकी संख्या ज्यादा है वो अपर क्लास के देखा देखी जो है वो अंग्रेजी ट्रेंड, सूट बूट पहनना शुरू कर देंगे वो. ठीक है. टाई वाई पहनना शुरू कर देंगे, अपने ट्रेंड से वो दूर होने लग जाएंगे. राइट. बाय 1840 दिस टाइप ऑफ सेवरल स्कूल्स हैड बीन एस्टेब्लिश्ड. देखते हैं कहां कहां पर. राइट. इन 1835 फाउंडेशन ऑफ कैलकाटा मेडिकल कॉलेज, कैलकाटा में मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश होता है. had been laid and subsequently in 1851 पूना संस्कृत कॉलेज, पूना इंग्लिश कॉलेज were amalgamated to form पूना कॉलेज. उसके अलावा the governor of United Province James Thompson established रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1847. तो डेक्कन जो पूना कॉलेज है या डेक्कन कॉलेज एस्टेब्लिश होता है. राइट. उसके अलावा कैलकाटा मेडिकल कॉलेज है. मद्रास में भी इस तरह के मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश हुए. रुड़की में एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टेब्लिश हो रहा है 1847 में. ये सब क्यों? ताकि अपर क्लास को इंग्लिश एजुकेशन दी जाए, ताकि लोअर क्लास अपने आप अट्रैक्ट हो जाए या सोसाइटी के अन्य जो वर्ग हैं वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाए वेस्टर्न स्टडीज या इंग्लिश स्टडीज के लिए. ठीक है. इट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया. राइट. बट विच वन? द रुड़की वन. राइट. दिस इज डेक्कन कॉलेज ऑफ पूना, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1847. राइट. आप मुझे बताएंगे प्रेजेंटली किस नाम से जाने जाते हैं ये रुड़की कॉलेज किस नाम से जाना जाता है और ये डेक्कन कॉलेज प्रेजेंटली किस नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट आएगा वुड्स डिस्पैच इन 1854. अब मैकॉले अपना माइन्यूट देके गए 1835 में और उनके माइन्यूट पर बेस्ड या उनकी जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है उस पर बेस्ड ये कुछ इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश हुए. बट दीज वर नॉट इनफ. 1854 में चार्ल्स वुड्स के अंडर एक क्या बोलते हैं, एक बोर्ड, चार्ल्स वुड, एक स्टेटमेंट पढ़ ही लेते हैं तो पूरा समझ जाएंगे आप. चार्ल्स वुड, द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मेड अ सेट ऑफ रिकमेंडेशंस ऑन द इशू ऑफ इंडियन एजुकेशन. बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, मैंने आपको बताया था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट को. क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कहां से निकल कर आ रहे हैं? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स. एंड कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स वर द शेयर होल्डर्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी. लेकिन 1833 के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई.
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर जो हैं वो कौन कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वगैरह, राइट, क्या बोलते हैं, चांसलर ऑफ एक्सचेकर फॉर इंग्लैंड, या इंडिया के लिए जो एक्सचेकर है उसके चांसलर, राइट। इट वाज नोन एज वुड्स डिस्पैच, दिस इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दिया, अब सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऊपर है वाइसरॉय से, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि मैकॉले से ऊपर है वुड डिस्पैच का, सॉरी वुड्स का डिस्पैच। द मेन रिकमेंडेशंस मेड बाय वुड्स, देखते हैं क्या क्या है। प्रोविजन वर मेड फॉर अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल। अब यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड देन यूनिवर्सिटी लेवल या डिग्री लेवल एजुकेशन, राइट। सो एक सिस्टमैटिक मेथड होना चाहिए एजुकेशन का। अभी तक बहस क्या चल रही थी, अभी तक बहस चल रही थी वर्नैक्युलर में पढ़ाया जाए या इंग्लिश में पढ़ाया जाए। द इंडियन नेटिव शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग, ये आ गया, ठीक है। बट द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन वुड बी इंग्लिश। यहां पर वुड डिस्पैच ने डाला कि जो प्राइमरी एजुकेशन है या जो लोअर एजुकेशन है वो एटलीस्ट जो है वो वर्नैक्युलर लैंग्वेज में होनी चाहिए, खासतौर पर उन रीजन्स में जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज की पकड़ या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जा रहे इंस्टीट्यूशंस की पकड़ नहीं है, राइट। वहां पर वर्नैक्युलर में पढ़ाओ, लेकिन हायर एजुकेशन यानी कि डिग्री लेनी है, आपको कॉलेज लेवल में जाना है, तो वो इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। वेस्टर्न एजुकेशन मस्ट इंप्रूव इट्स पेनिट्रेशन एंड रीच। वेस्टर्न एजुकेशन बढ़नी चाहिए, ज्यादा इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए, प्रेसिडेंसीज में, प्रोविंसेस की कैपिटल्स में यूनिवर्सिटीज खोलनी चाहिए, राइट। यूनिवर्सिटीज जो है वो अन्य इंस्टीट्यूशंस, अन्य प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अफिलिएशंस दे, ग्रांटिंग एड्स प्रोवाइड करे, राइट। Universities on the model of London University should be established in big cities such as Bombay, Calcutta and Madras, right। So Woods dispatch के इस recommendation पर फिर बाद में हमें यूनिवर्सिटीज एक्ट देखने को मिलेगा, और फिर इन तीनों बड़ी सिटीज बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश होंगी, और फिर वो अपने अपने रीजन में प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस को एफिलिएशंस प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। और ये मॉडल कहां से उठाया उन्होंने, लंदन की यूनिवर्सिटी से। Schools and colleges to impart technical education must be set up. Teacher training, next teacher training institute होना चाहिए, should be developed and women's education must be emphasized. An education department should be set up in every province. बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया जाए। इट वाज रिकमेंडेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच। At least one government school should be opened in every district. Affiliated private school should be given grant in aids. The form and content of government education system must be secular. बहुत इंपॉर्टेंट, एजुकेशन कैसी देनी है, या गवर्नमेंट का फॉर्म, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का फॉर्म कैसा होना चाहिए, सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, वो किसी रिलीजियस या कोई रिलीजन स्पेसिफिक ना हो। Wood dispatch led to creation of Department of Public Instruction in each of 5 provinces of Bengal. Department of Public Instruction या Department of Public Education कह सकते हैं आप, राइट। सो वुड डिस्पैच में ये रिकमेंडेशन थी, बाद में ये डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश हुए 5 प्रोविंसेस में, कहाँ कहाँ, बंगाल में, बॉम्बे में, उसके अलावा मद्रास, पंजाब और NWFP में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। एंड सब्सिक्वेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, फिर बाद में यूनिवर्सिटीज एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई, बट द क्या बोलते हैं रिकमेंडेशंस जो है वो वुड डिस्पैच में थे, उस पर बेस्ड जो है फिर वो एक्ट बना है, यूनिवर्सिटीज एक्ट, राइट। और फिर फाइनली यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई हैं कहाँ कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इन 1857। इट मस्ट बी नोटेड दैट वुड्स डिस्पैच प्राइमरली फोकस्ड ऑन यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम रिपन का भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वुड डिस्पैच यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन पर फोकस दे रहा है, लेकिन उसने लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए पॉइंट रखा है कि लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन वर्नैक्युलर में होनी चाहिए, लेकिन उसकी ज्यादा एम्फोसिस किस पर है, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लेवल ऑफ एजुकेशन पर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हंटर कमीशन, हंटर कमेटी या हंटर कमीशन 1882-83। तो आप गैस ही कर सकते हैं किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, लॉर्ड रिपन द्वारा, राइट। ध्यान रखना है आपको, लॉर्ड रिपन, हंटर कमीशन। अब 2 हंटर कमीशन है, एक हंटर कमीशन जो है वो 1919 का है, वो जलियांवाला बाग के बाद है, एक ही हंटर कमीशन है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, राइट। Lord Ripon appointed a commission to review the progress made upon the recommendations of the education policy in the aftermath of 1854.
अब वुड्स डिस्पैच और फिर उसके बाद 1858 के बाद जो यूनिवर्सिटीज एक्ट आया या जो ब्रिटिश क्राउन का राज शुरू हुआ, इस पूरे इवेंट्स में एजुकेशन का क्या हाल है इस समय, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमीशन सेटअप किया लॉर्ड रिपन ने, जिसका नाम था क्या, हंटर कमीशन. It was mandated to restrict itself only to primary and secondary education. Now, Wood Dispatch, it highly emphasized on university level of education, but Hunter Commission, it strictly emphasized on primary and secondary education. This is the difference between Wood Dispatch and Hunter Commission. सवाल बन जाता है, इस पर ध्यान रखिएगा. Recommendations देखते हैं क्या क्या है Hunter Commission के. The commission emphasized for special attention to extension and improvement of primary education, and it must be imparted in vernacular languages. देखिए, though I have said in Wood Dispatch कि उसमें lower level of education के लिए बोला कि vernacular language में होनी चाहिए, लेकिन अगर special emphasis पर आप point देखेंगे, ठीक है, कि इस particular point पर special emphasis किसने दिया, तो आप कहेंगे हंटर कमीशन ने, लॉर्ड रिपन के समय, कि प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन किसमें होनी चाहिए, वर्नैक्युलर में होनी चाहिए. ठीक है. अदरवाइज ये पॉइंट वेगली वुड डिस्पैच में भी कहा गया, बट वहां पर इस पॉइंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, यहां पर स्पेशल एम्फोसिस दिया गया है. राइट. कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इंटरेस्टेड टू डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड. अब देखिए, मैंने आपको क्या बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में बताया था कि लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड मेयो द्वारा स्टार्ट किया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाया था. तो यहां पर आगे एक और पॉइंट उसमें जोड़ा था, मैंने आपको कहा था ना, एजुकेशन, रोड और हेल्थ केयर, इस तरह का सिस्टम जो है वो दिया गया था लोकल सेल्फ बॉडी को कि आप संभालिए. तो डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड्स को दिया गया कि आप अपने एजुकेशन को दुरुस्त करेंगे और डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल क्या बोलते हैं लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ओपन करेंगे जो प्राइमरी एजुकेशन वर्नैक्युलर भाषा में देंगे. ठीक है. एंड मीडियम ऑफ दिस एजुकेशन मस्ट बी इन लोकल लैंग्वेज, दैट इज द वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस. राइट. द सेकेंडरी एजुकेशन मस्ट हैव 2 डिविजन्स, वन मस्ट प्रिपेयर. अब सेकेंडरी एजुकेशन में 2 डिवीजन होने चाहिए. एक जो है वो टेक्निकल एजुकेशन यानी वोकेशनल ट्रेनिंग दे, स्किल्स डेवलप करे, और दूसरी जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम. तो जिसको हम देखते हैं ना 10th के बाद आईटीआई या क्या बोलते हैं 10th के बाद आप कहते हैं कि क्या बोलते हैं उनको, डिप्लोमा वाले जो कोर्सेज है वो सब 10th के बाद होते हैं. राइट. तो वो शुरू कहां से हुआ है, हंटर कमीशन से. वन मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम. सो 11th 12th में यूनिवर्सिटी लेवल के लिए तैयारी होती है और 10th के बाद दूसरी साइड वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं बच्चे. राइट. while the other must focus on imparting vocational and business skills to prepare them for professional life. तो एक साइड यूनिवर्सिटी लेवल, एक साइड 10th के बाद होता है ये. तो प्रेजेंट डे में ये 10th के बाद दोनों डायरेक्शंस में क्यों मूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसकी शुरुआत जो है वो कहां से हुई है, हंटर कमीशन से. ध्यान रखेंगे आप. एनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. राइट. प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज किया गया, यानी लोग, बड़े जमींदार, बड़े लाला लोग जो अब स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, और उनका अफिलिएशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या मतलब प्रोविंस लेवल की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो प्रोवाइड कर देंगी. ठीक है. इट ऑल्सो ड्रू अटेंशन. सो यहां से फिर नेशनल कॉलेजेस खुले हैं फिर धीरे धीरे. खैर, नेशनल कॉलेजेस जो हैं वो फिर स्वदेशी मूवमेंट के बाद ज्यादा स्पीड से बढ़े हैं संख्या में, बट इंडियन जो स्कॉलर्स हैं या इंडियन जो क्या बोलते हैं नेशनलिस्ट हैं, उनके द्वारा अपने इंस्टीट्यूशंस खोलना यहाँ पर आसान हो गया. राइट. हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर. इट ऑल्सो ड्रू अटेंशन टू इनएडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर वुमेन्स एजुकेशन स्पेशली आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड मेड रिकमेंडेशन फॉर इट्स ग्रोथ. अब बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा में तो बढ़िया वुमेन को एजुकेशन मिल रही है, लेकिन उसके बाहर वुमेन पर्दा में है. ठीक है, बुरके में है या पर्दे में है, तो महिलाओं को बुरके और पर्दे से बाहर निकाला जाए, इसकी रिकमेंडेशन, मतलब इन सेंस कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ये रिकमेंडेशन रही. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. राइट. वुमेन, देखिए आप जब भी आंसर लिख रहे हैं तो उसमें महिलाओं का पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ना बहुत आवश्यक है. ठीक है. तो यहां पर ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. राइट. The recommendations of this commission led to the unprecedented growth of secondary level and college level education system. Subsequently, it led to foundation of universities of Punjab in 1882 and University of Allahabad in 1887. Right? So अब अन्य प्रोविंशियल, सो इलाहाबाद आप देखिए, यूनाइटेड प्रोविंस में एक यूनिवर्सिटी और खुल गई, एक पंजाब में जो है पंजाब प्रोविंस में एक यूनिवर्सिटी और खुल गई
1882 में। और फिर ये जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं इन्होंने अपने लेवल पर कई प्राइवेट और गवर्नमेंट क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस को एफिलिएशंस या ग्रांट इन एड्स जो है वो प्रोवाइड करी, राइट। यहां पर आकर हमारा ये आज का टॉपिक होता है खत्म। आई होप आपको समझ आई होगी पूरी ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्ट की बहस क्या है, ओरिएंटलिस्ट की अप्रोच क्या रही, लॉर्ड मैकॉले की अप्रोच क्या रही, वुड डिस्पैच क्या है, और फिर अब फाइनली लास्ट में क्या देखा हमने, हंटर कमीशन की रिपोर्ट या हंटर कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या रही, ठीक है। इसके बाद हम यूनिवर्सिटीज एक्ट देखेंगे और फर्दर आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को नेक्स्ट टॉपिक में। 10% डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली कोड यूज कीजिएगा मेरा, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।